अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये शोर मचाते हमें नज़र आते थे कि एहतसाब हो रहा है, एहतसाब एक तरफ़ा हो रहा है, चाहते थे कि नैब के कवानीन में तरमीम लाई जाए। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत भी इनकी बात पर इत्तफाक करती नज़र आई और ये तय पाया कि कवानीन में तब्दीली लाई जाएगी, मिलकर बैठा जाएगा, गौर व हौस किया जाएगा। सबसे पहले तो ये मजबूरी की शादी तय किस तरह पाई ये एक सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि जब आपने फैसला कर ही लिया कि मिलकर बैठ जाएंगे तो फिर अब आप लोग मिलकर कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो एक सवाल है। दूसरी जानिब हमने देखा कि आज सिंध हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब जो है वो नाराज़ होते, बरहम होते नज़र आए। नैब के ऊपर 2-2 साल इंक्वायरियाँ चलती रहती हैं, होता कुछ भी नहीं है, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। ये भी हमने सुना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब ये फरमाया। नैब के ऊपर ये तनकीद तो हमें नज़र आ रही है सियासी जमातों की तरफ से, उसके बाद अदलिया के रिमार्क्स भी हमारे सामने हैं। दूसरी तरफ हमें नैब के चेयरमैन जो है अब वो जवाबात देते नज़र आते हैं। इससे पहले हमने देखा कि डीजी नैब लाहौर जो है वो मीडिया पर आते हैं, कुछ बातों के जवाब देते हैं। हमें याद है कि उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट क्या बातें करते रहे, घंटा जो उन्होंने बात की। उसके बाद ये मामला जो भी जिस तरह भी सामने आया, लेकिन उसके बाद अब चेयरमैन नैब जो है वो मुख्तलिफ जवाबात दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जिससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने फरमाया कि बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी बदनामी की बात है इमरान खान साहब के हवाले से नैब का इस तरह से तफ्तीश करना, और उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि अगर एहतसाब उस तरफ हो सकता है तो एहतसाब इस तरफ भी हो सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे हिज़्ब इक़्तिदार जो है उनको बराबर ट्रीट किया जाएगा। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम एक ऐसन कदम उठाया गया और हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही फैसला लिया जाता है, बच्चों की तालीम वालिदैन के लिए किस कदर मुश्किल मरहला होता है और इसे अब आसान बनाया। चीफ जस्टिस साहब ने 20% से के करीब कम की जाएंगी तनख्वाहें, जिनकी जो फीसेस है जो 5,000 से ज़्यादा है वो कम की जाएंगी। अब ये मामला तो इस हद तक तय पाया, लेकिन अब इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से कराया जाएगा। विफाक की जो जिम्मेदारी थी, सूबों की जो जिम्मेदारी थी, जिसका जिम्मा अब लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब हम देखते हैं कि स्कूल जो है वो अपनी कुछ मनमानियाँ करते दिखाई दे रहे हैं। वो सब क्या है ये भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कश्मीर की, वादी कश्मीर की, जिसके ऊपर बात करने को भारत हरगिज़ राज़ी नहीं है। उसे अफगानिस्तान नज़र आता है जो उससे कोसों दूर है, लेकिन अंदर सुलगता हुआ कश्मीर उन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन वो अफगानिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, उनके लिए मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो कश्मीरियों के साथ नहीं हो सकते। दोनों के मामलात अलग है, दोनों को वो मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, आपने चले हमारे साथ इस वक्त राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो से, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब साबिक डीजी नैब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कहाँ से आगाज़ करें? सियासी जमातों का जो इख्तलाफ है उससे बात करें, या जो अब पीटीआई भी उनके साथ हमायत में हमें नज़र आती है? जब से चेयरमैन नैब जो है उन्होंने दौरा किया, हमने देखा केपी का फाइलों से कोई गठ झाड़ी गई है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग कानून बनाने के लिए, क्यों नहीं इकट्ठे हो पा रहे? चलिए यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर सब लोग जो हैं अब नैब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो मैं तो बहुत मुतमईन है इस पे। इसका मतलब ये है कि नैब इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि अगर एक एहतसाब का दायरा जो है अगर वो सही मानों में अपने मैंडेट के मुताबिक जिस तरह एहतसाब करना चाहिए, और एहतसाब को कोई इतनी प्लेजेंट चीज़ नहीं है, ज़ाहिर बात है उसमें लोग अरेस्ट भी होंगे, जेल में भी जाएंगे, नैब की कस्टडी में भी होंगे, तो फिर वो चीज़ किसको पसंद तो नहीं है, तकलीफ तो आपके चेयरमैन नैब ने ये कहा ना कि हमारा एहतसाब उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन कोई भी फैसला जो होने के लिए आता है एहतसाब अदालत में, हम तो उसी दिन से कटहरे में खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखें ना, वो तो उनके लिए भी बड़ा ये ट्राइंग मामलात हैं। लेकिन बात ये है कि अगर सब लोग खुश हों, इसका मतलब ये कि नैब इज नॉट डूइंग हिज जॉब। तो एक तो ये बात तय है कि नैब अपना काम कोशिश पूरी कर रहे हैं, चेयरमैन नैब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देखा ना, उन्होंने यहाँ तक क्या दिया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बिल्कुल कानून के मुताबिक, तो इस तरह व्हाई नॉट लीडर ऑफ द हाउस दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो नोबडी इज अबव द लॉ। और बात तो सही है, हमेशा वो ये कहते हैं कि जी हमने फेस नहीं देखना, हमने उदा नहीं देखना, हमने केस को देखना है। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने जो बात की थी कि इट इज एन इंसल्ट टू द प्राइम मिनिस्टर कि जनाब उनके खिलाफ नैब को केस करे, तो मेरा ख्याल है वो बात जो है वो बिल्कुल खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक अच्छी पिक्चर जा रही है, वज़ीर आज़म भी एहतसाब के कटहरे में खड़ा है, इक्वली ट्रीटेड। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अभी आपने जो बात की ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन की बात की, स्पेशली मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखें, ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से
से, पनामा की वजह से जो एहतसाब का प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीड कर रहा है, और एक ख़ास एक एनवायरनमेंट बन गया पाकिस्तान में एहतसाब का। पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं, चेयरमैन नैब भी नहीं आ गया, इदारा भी फाल हो गया, बाकी इदारे भी अब बिल्कुल एक्टिव हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो चले बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, और वो कई दफ़ा खींचता भी है नैब को, उनकी तरह क्लास भी लेता है कि भाई आप मामला तेज़ करें, या यहाँ पे आप तरह अपने मैंडेट से थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, वो बिल्कुल अदलिया का हक है सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, मेरा ख्याल उन पर भी एक जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि मिसाल के तौर पर आप देखें ना, यहाँ सिंध की बात कर लें तो अभी हालात बेहतर हो गए। पहले तो ये होता था 100 150 लोग जिनको नैब पकड़ना चाहती है, उन लोगों को जनाब प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है, प्रीवियस से बेल जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये पिछले 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, और जनाब वो एक्सटेंशन चलती जा रही है। तो नैब वाले कहते हैं भाई अगर ये होना तो हम फिर कैसे इनको पकड़े। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरजनिश भी करें, लेकिन थोड़ा ये भी ख्याल करें कि कितना काम उनके जिम्मे है और जिम्मेदारी कितनी सख्त है। हलाली साहब से जरा जान लेते हैं। मैं क्विकली एक पॉइंट कहता हूँ, मतलब ये कि नैब वाले भी कहते हैं, और मैं समझता हूँ बात सही है, हम भी ये चाहते हैं कि अदलिया जो है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वो तो कर ही रहे हैं, बाकी हमारे अदलिया के इदारे जो है, कोर्ट्स जो हैं, वो भी एहतसाब के प्रोसेस को सपोर्ट करें, नैब की मदद करें। अभी जितना एहतसाब हो रहा है वहीं से तो हो रहा है। हलाली साहब क्या कहते हैं आप? जरदारी साहब ने भी अभी एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे साथ जिस तरह से हमारे नाम लिए जाते हैं नैब के केसेस में, और जितनी हमारी बदनामी हो जाती है उसके बाद कुछ प्रूव भी नहीं हो पाता, लेकिन बदनामी तो हो जाती है। तो आपको लगता है कि जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं और जो सरजनिश की जा रही है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ भी हो रहा है एट द सेम टाइम जो एहतसाब अदालतें कर रही हैं या नैब जो कर रही है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको वो सब करना है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जरदारी साहब 5 साल उनको मौका था कि नैब को ठीक करना, उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, और 5 साल इसके पास भी था नवाज शरीफ ने, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। दूसरी बात तो मैं ये समझता हूं, अगर कोर्ट्स खुश नहीं हैं नैब से तो क्यों नहीं एक हाई लेवल प्रोब शुरू कर दें, और वो शुरू करें और बताएं हमें, एक JIT रिपोर्ट दिलाएं हमें कि व्हाट्स रॉन्ग विद नैब, नैब क्यों अपना काम ठीक नहीं कर सकता। माने कि बात करने का क्या फायदा, कुड़ पगड़ी उछाड़ो ये वो। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ करो, लॉ चेंज करो। मिसाल के तौर पे जिस एक्सटेंट है क्रिमिनलिटी का पाकिस्तान में, और अरबों एक्सटेंट है फंड्स जो मिस अप्रोप्रिएट होते हैं, तो आपका नहीं ख्याल है कि डबल करो, डबल द नंबर ऑफ पर्सनल जो नैब में काम करते हैं डबल करो, और कम से कम 3 गुना ज्यादा उनका कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मगर कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट्स, हर किस्म के गवर्नमेंट्स आए जाएं, हर किस्म के इदारे इन नैब को देखते हैं मगर करते कुछ नहीं है। तो व्हाट फॉर? आई मीन इट्स पैथेटिक। राव साहब क्या कहते हैं आप? मौके तो बड़े मिले लेकिन मौके अवेल नहीं किए गए, और अभी तक PTI भी नहीं कर रही थी। और ये भी बता दें कि क्यों नहीं अब भी इत्तेफाक हो पा रहा, जबकि कह रहे हैं कि मिल बैठते हैं, आए कर लेते हैं कुछ। देखिए, ये जो अमेंडमेंट वाला ड्रामा है ना, ये एक लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की बात है। आप देखें, दुनिया, ये आपने को व्हील तो ईजाद नहीं करना, दुनिया में लॉज मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे, उस कसवटी पे इसको परख ले, अगर ये उसके मुताबिक मैच करता है तो ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो आप तब्दील कर ले, उसमें इतना कौन सा मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी ना हो। असल जो एम है वो ये है कि किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी रुक जाए। अब अगर वो होगा भी, अमेंडमेंट होगी, रिट्रोस्पेक्टिवली तो होगी नहीं, वो जाहिर है आगे के लिए हमेशा के लिए होगी। बाकी चीज़ों में और इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जो 90 रोज़ हिरासत में रखा जाता है और सज़ा के बाद बेल नहीं होती। हमारे यहाँ क्योंकि डिफरेंट पैटर्न है, हमेशा से इसी तरह से रहा है कि पहले लोगों को अरेस्ट करके, उनसे इन्वेस्टिगेट करके, उनको तहकीक करके, फिर उसके बाद जब ट्रायल होता है तो उसके बाद सज़ा होती है। उस वक्त तक लोग अक्सर जेल भी होते हैं। जैसे आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने तो बड़ी जेल काटी है। हालांकि हमारे उस सिस्टम की ख़राबी है बुनियादी तौर पे कि होना ये चाहिए कि वाइट कॉलर क्राइम को थोड़ा सा डिफरेंटली हम ट्रीट करके देख लें। दुनिया में जो प्रैक्टिसेस हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं जो मानी जाती हैं, हम उनको ज़रा आजमा के देख लें कि हम अरेस्ट ना करें, आप तहकीकात करें,
प्रॉपरली उनको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, जो अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जिस तरह से आती हैं, पनामा में जैसे आ गई, जैसे दुबई की प्रॉपर्टीज़ की आ गई, अभी फेक बैंक अकाउंट्स आ गए, उनकी कड़ी से कड़ी मिलाए, पूरी तरह से वो जाल तैयार करके उसके बाद आप उसके ऊपर फेंके। होता ही है कि हम यहाँ मीडिया में और इधर उधर वैसे डिस्कशन, सियासी बयान शुरू हो जाते हैं, नैब का लॉ तब्दील कर दो, नैब को इस तरह कर दो, नैब को उस तरह कर दो। एक जो इस वक्त आज के दिन अगर हम बात करें तो ये नैब प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए जब प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है लोगों को अब ये हजम नहीं हो रहा। ये बहुत कुछ सीखने की बातें हैं, नैब के लिए बड़ा सीखने की जरूरत है, इसमें बहुत सी चीजें उनके लिए नई आ रही हैं। यहाँ पे ये बताइए आपको, आप कह रहे हैं ना कि एहतसाब हो रहे हैं इसलिए सबकी चीखें निकल रही हैं, आपकी बात का लुबे लुबाब ये है। तो अगर हम ये देखें कि पीटीआई भी जो अभी तक राजी नहीं थी कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन अब वो राजी होगी, उसकी भी वजह यही है कि चूंकि अब ये भी एहतसाब के जिम्मे में आ रहे हैं, अब केपी में भी बात जारी है, अब उनके भी वज़ीर आला ज़ेर एहतसाब है, अब इमरान खान साहब की भी बात हो रही है, जुल्फी साहब की भी बात होगी, बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो अब पीटीआई जो है वो इसलिए इनके साथ अब राजी बराजा है। नहीं, मेरी दो डिफरेंट बातें मैं कर रहा हूं। एक लॉ की अमेंडमेंट है, उसमें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया के लॉ मौजूद हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो जरूरी तब्दीली है वो आप जरूर करें। जैसे मैंने कहा 90 दिन आप उसको हिरासत में रखें, अगर इन्वेस्टिगेट कर उसको 90 दिन आप हिरासत में ना रखें, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, व्हाइट कॉलर क्राइम की बड़ी अच्छी। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, रिमांड तो हम नहीं देते, रिमांड तो अदालतें देती हैं, चेयरमैन नायब ने ये कहा ना। लॉ में प्रोवाइडेड है तो देती है ना, अगर लॉ में 90 दिन प्रोवाइडेड नहीं होगा तो क्यों देगी अदालत? अदालत कहेगी जुडिशियल रिमांड पे इनको भेज दें, तो लॉ में ये अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन ये कि उसको ये सीखने की बात है नैब के लिए कि उनके लिए अब काम करने का मौका है। पहले वो प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल होते थे, इसका बाजू मरोड़ो, उसको सियासी तौर पे इधर करो, कोई और ब्यूरोक्रेट्स को किसी के खिलाफ है कोई तो ऊपर बड़ा ब्यूरोक्रेट उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ कर लो। अब उनको प्रॉपर काम करने का मौका मिल रहा है, मेरा ख्याल उनके लिए बहुत लर्निंग है। इस तरह कोर्ट्स में जब केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से एविडेंस आ रही है, जिस तरह से स्टैब्लिश किए, वो लर्निंग है। फिर जीआईटीज हमारी जो बनी है, बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर नैब के लोगों ने काम किया या एफआई के लोगों ने काम किया है, उनकी बड़ी लर्निंग हुई होगी उसमें। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रोसेस मेरे हिसाब से, ये लर्निंग का प्रोसेस जो शुरू हुआ है, आप ये कह रहे हैं राव साहब कि प्रोसेस जो है शुरू हो गया है, ठीक है, करे, लेकिन ये देख कर करे कि एहतसाब का अमल जो है वो इफेक्ट ना हो। आप क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब कि अमल ना, आपका जो प्रोसेस है वो जारी रहे? वो प्रोसेस जारी तभी रहेगा जब आप नाखून नहीं तराशेंगे। अगर आप नाखून तराशने पे लग गए तो फिर प्रोसेस जो है वो मुतासर होगा। यू थिंक सो? देखिए, मैं तो ये आई एम वेरी क्लियर कि जितने ये लोग करप्ट एलीट और बाकी माफिया जिन पे नैब ने हाथ डाला है और उन लोगों को अपने शिकंजे में लेके आए हैं नैब के कानून के मुताबिक, ज़ाहिर बात है, और वो हर सेक्टर ऑफ लाइफ में वो लोग मौजूद हैं। उनकी कोशिश ये कि नैब को किसी तरह डिफैंग किया जाए, ठीक है ना जी। और नहीं, मैं बता वजह क्या है कि देखें ना, वही रिमांड वाली बात, 90 दिन, भाई 90 दिन से आप 60 दिन कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो आम 14 दिन वाला जो रिमांड होता है हमारे बाकी कानून में? और दूसरी बात है, वो कह रहे हैं जी प्ली बार्गेन, और भाई पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई सिविल कानून नहीं जिसपे आप लूटेड मनी, प्लंडर्ड मनी को रिकवर कर सके। पिछले 18-19 साल में जब से नैब रहा है, तकरीबन 250 बिलियन रुपीस, बट आई थिंक द फिगर इज अबाउट 300 बिलियन रुपीस जो इन्होंने रिकवरी की है। बाकी जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो नॉर्मल हमारा सिविल सिस्टम है, वो तो हार्डली एनी रिकवरी। आप ठीक फरमा रहे हैं। उन्होंने भी, चेयरमैन नैब ने भी ये कहा कि इससे पहले कोई इदारा किसी ने इतना अमाउंट जो है वो नहीं रिकवर करके दिया, थ्रू प्ली बार्गेन हुआ। लेकिन स्टिल प्ली बार्गेन जो है इसके ऊपर बहुत से सवालात है। देखें, लोग समझ नहीं रहे ना, क्योंकि ऐसा मिसरीड किया जा रहा है लोगों को। प्ली बार्गेन जो है उसमें वो तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ कन्विक्शन, वो कानून की नजर में कन्विक्शन है, और उसमें ये नहीं कि आपने पैसा ले लिया उनको छोड़ दिया। हलाली साहब, आप क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से अबाउट इट? नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा हूं आप किस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि जब आप मानते हैं कि द लॉज जो हैं, कानून जो हैं नैब के, वो लोग अग्री नहीं करते हैं, आपके जजेस नहीं करते हैं, आपके पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं, और आप, हमें पता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि मिलके इस पे बात करना चाहिए, तो क्यों नहीं बात करते हैं? और मेरे ख्याल में जुडिशरी को सुपरवाइज करना चाहिए। क्यों नहीं हो रही बातचीत? तो नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये पकड़े जा रहे हैं, ये चू चू करते रहते हैं 90 दिन, 60 दिन, 70 दिन, मगर होता कुछ नहीं है इनमें। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई प्राइम मिनिस्टर को कहे ना जाके मिले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन,
اور اس کو کہیں کہ کیا پرابلم ہے تمہارا, چلو آ کے بات کرو, تمہارے پروپوزلز دو, یہ لو ہمارے پروپوزل, جوڈیشری کو کہیں آپ ہمیں ایڈوائز کریں, ایک مہینہ ٹائم دے, 2 مہینہ, کم آؤٹ ود اٹ. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, بریگیڈیئر صاحب تو بڑا زبردست, آئی ایم شیور ہی واز اے ویری گڈ ڈی جی, ویسے ہی بڑے زبردست آدمی ہیں, مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کا جو پرسنل ہے نیب میں, آپ ان کی کمپٹنس بہتر کریں. اگر ضرورت پڑے آپ ایک پروسیکیوشن سروس آف پاکستان شروع کریں, جیسے آپ نے فارن سروس آف پاکستان شروع کیا, جیسے آڈیٹڈ اکاؤنٹ کیا. فار گاڈ سیک, جو وائٹ کالر کرائم ہے, اٹس اے ویری اسپیشلائزڈ تھنگ, شروع کریں. اور بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, لوگ کہتے ہیں ادھر تو کرپشن ہی کرپشن ہے. تو اس کے لیے یو گاٹ ٹو ہیو اے پراپر پرسپیکٹو. ادھر تو کچھ نہیں ہے, کوئی یہ ادھر کچھ ہو جاتا ہے, ادھر کوئی گالی دے دیتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ غلط, یہ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. دیر از اے بریک ڈاؤن. بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے سپریم کورٹ کے اس احسن قدم کا ذکر کریں گے جو سکولز کی فیسز کے معاملے میں والدین کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھی خبر ہے یقیناً, جیسا کہ بریک سے پہلے ہم نے کہا, اب 20% فیسز کم کی جائیں گی ان مہنگے اسکولوں کی, اور اس کے بعد جو چھٹیوں کی فیس لی گئی وہ واپس کی جائے گی, اور سخت اقدامات لیے جائیں گے جو اسکولز جو ہیں فالو نہیں کریں گے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو اب سپریم کورٹ جاری کر رہی ہے. ذرا آپ کو سناتے ہیں کہ مراد راز صاحب وزیر تعلیم پنجاب, انہوں نے کہا کیا اس سلسلے میں. روز فون آ رہے ہیں, روز میسیجز آ رہے ہیں کہ فیس کم نہیں کر رہے. دیکھیں, جب تک ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کریں گے. ڈیڈ لائن جب کے بعد یہ جس کے پاس نہیں, جو یہ اس کے ساتھ نہیں کمپلائی کریں گے اس آرڈر کے ساتھ, اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور کارروائی کا ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا. کارروائی کیا ہوگی, اس اسکول کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی. جی, سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا, اور اس نے نجی اسکولوں کی اضافی فیسوں سے متعلق کیس کی سماعت کی. اس میں اہم فیصلے کیے گئے, ایک بڑا ریلیف دیا گیا پیرنٹس کو. ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مراد راز صاحب وزیر تعلیم پنجاب بھی ہوں, کیونکہ ہم نے ان سے ان کا موقف بھی لینا ہے, کیا اقدامات کریں گے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان اسکولس کو احکامات تو جاری کر دیے گئے ہیں, لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن عمل درآمد کیسے ہوگا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اسکولس جو ہیں یہاں پر اب کچھ مد میں اب یہ انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیے کہ اسے میں تو بغیر صاحب کہوں گی کہ غنڈہ گردی کہہ لے, ناز ہے وہ ختم کر دیا گیا اسکولوں سے, اور جو دیگر سہولیات دی جا رہی تھی ان کو اب وہ ختم کریں گے. اس طرح سے وہ ریبیل بھی کر رہے ہیں, ریزسٹ بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یوں کریں گے تو ہم یوں کریں گے. دیکھیں, پہلے میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں یہاں پہ کیونکہ سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ چند دن پہلے جو میں نے آپ کے پروگرام میں اور ہم سب نے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی تھی کہ آپ کیونکہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو وہ ایک بڑا مشہور آپ کے پاس کیس ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں نے جو اربوں روپے جو ہے قرضے اپنے معاف کرائے یا قرضے کھا گئے, واپس نہیں کیے, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا سو موٹو لیا تھا چند مہینے پہلے, لیکن معاملہ پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے کہنے پہ اور ضرورت وہ چیز مانیٹر ہوئی ہوگی کہ پرسوں پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کا باقاعدہ اس کی ہیئرنگ کی. انہوں نے جس طرح بھی آپ نے کہا, انہوں نے ایک امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ بنایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیسہ جو ہے 54 بلین روپیز ان بڑے مگر بچوں سے ریکور کیا جائے گا, اور وہ پیسہ ڈیم فنڈ میں ڈالا جائے گا. چلیے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پیسہ ریکور ہو پھر ڈیم فنڈ میں چلا جائے. امپلیمنٹیشن بینچ کی آپ بات کریں تو کہ یہاں پہ بھی ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑ جائے گی کہ اب ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنانا پڑ جائے گا. مراد راز صاحب نے ویسے دعوے بڑے کیے ہیں. نہیں, دیکھیں, اب یہ کہ اب ہر چیز کے اوپر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایفرٹ لگانے ہیں, وہ تو انہوں نے انیشیل کام تو کر دیا کہ 20% ریڈکشن ہونی چاہیے. اب یہ 18th امینڈمنٹ کے صوبوں کا کام ہے. بھائی, صوبے میں جو حکومتیں ہیں ان کو کس لیے بیٹھی ہیں, صوبوں نے تو کچھ نہیں کیا نا, تبھی تو سپریم کورٹ نہیں, وہ بھی کچھ کریں. اور دیکھیں, ایک چیز ہمیں ذمہ رکھنی چاہیے, چاہے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں, چاہے پرائیویٹ سکولز ہوں, یہ سب مافیاز ہیں جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا تھا. یہ تو چیف جسٹس صاحب کی مہربانی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی وہ جاتے رہے ہیں, وہاں بھی ان کی وہ کلاسیں لیتے رہے کہ یہ آپ کے من مانی ہے, آپ کی جو ریٹس ہیں کوئی آپ کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے, آپ کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, تو یہ ابھی اسکول کا معاملہ, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ اور پروونشل گورنمنٹ, دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور دوسرا 18ویں ترمیم کی جب بات ہوتی ہے, یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے
क्योंकि 18वीं तरमीम में हेल्थ और एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया, सूबों को दे वो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी तशरीह अब कर हम खुद करेंगे, ये आपकी नाराजगी जो है ना वो दूर हो जाएगी अनकरीबी। ज़फ़र हिलाली साहब, हम देख रहे हैं इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन में हमें जो हिकअप्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो स्कूल्स अपनी तरफ से अब जो जिस तरह के काम उन्होंने करने शुरू कर दिए, नाजरा की क्लासेस बंद कर रहे हैं, बच्चों को जो सहूलियात दी जा रही थी वो बंद की जा रही है। अब क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही बात कि कोई और बेंच बनाएंगे? ये सूबाई जो वजीर कानून है, सॉरी सूबाई वजीर तालीम जो है वो तो फरमा रहे हैं कि हम अब अमल करवाएंगे। डू यू थिंक अमल करवा सकेंगे? पहले तो कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो टीचर्स को सैक कर रहे हैं अपने वहां। वो कह रहे हैं जी हमारी इनकम कम होगी तो हम टीचर्स को सैक करेंगे। जी जी, आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने कब पाकिस्तान के स्कूल्स ठीक से चला सके हैं? कब? क्या भुट्टो चला सका? मुझे याद है कि वही डिप्टी सेक्रेटरी को ग्रामर स्कूल भेज दिया और वो डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहने लगा अब मैं हूं सब चीज। एब्सोल्यूट इडियट, कुछ नहीं पता था और तबाह कर दिया स्कूल को। ये गवर्नमेंट क्या चला सकती है? आप मुझे बताएं। ये अपने आप को नहीं चला सकती, ये पूरी गवर्नमेंट ही धक्का स्टार्ट है। और इतना इंपॉर्टेंट चीज लाइक एजुकेशन आप उनके हाथ में दे रहे हैं जो खुद सेमी एजुकेटेड हैं। सेमी एजुकेटेड नहीं है, फंक्शनल इलिटरेट्स हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में रिच एंड पुअर नहीं है, तो अगर रिच एंड पुअर है तो अगर रिच चाहता है कि वो क्वालिटी ले, आप उसको रोक सकते हैं? क्या आपका मजहब करता है या आपको रोकें? मैं ये जानना चाहता हूं कि जमीन आपको नहीं खरीदना पड़ता है अगर एक प्राइवेट स्कूल बनाना है, कंस्ट्रक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ते, रेंट नहीं देना पड़ता। गवर्नमेंट तो फ्री जमीन है भाई, फ्री जमीन है, फ्री कंस्ट्रक्शन है, फिर भी नहीं चला सकते। फिर भी इनके टीचर्स जो हैं टैक्सी चलाते हैं, प्रिंसिपल्स गांव में टैक्सी, शहर में टैक्सी चलाते हैं और गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, और मॉनिटर और सुपरवाइजर जो चेक करता है उनका अटेंडेंस उसको आधा तनख्वाह देते हैं। मतलब है कि हम यकसा निजाम तालीम ना इम्पार्ट करें हमारे बच्चों को, हम ये सोच लें कि हमारी हुकूमत चूंकि नहीं कर सकती, गरीब को गरीब ही रहना है और अमीर को अमीर ही रहना है, चूंकि अमीर के जेब में पैसा है तो वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सकता है। नहीं, ये मनमानी तो आप उनका स्टैंडर्ड को लाएं। कौन लाएगा? राव खालिद साहब कौन लेकर आएगा वो स्टैंडर्ड्स? कौन देगा फिर? यार देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें बुनियादी तौर पे देखने वाली। एक तो सबसे बेसिक जो जिम्मेदारी है वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है उसको जो रेगुलेट करने की जो बॉडी, मुशर्रफ के दौर में ये बुनियादी तौर पे ये फिनोमेना ज़्यादा उभर के सामने आया। जो रेगुलेट करने वाली बॉडी थी वो बुरी तरह से फेल हुई है। उसके बाद सारे लोग बुरे नहीं हैं, 3-4 बड़े सिस्टम, स्कूल सिस्टम्स बन गए, उन्होंने बहुत मोनोपली इस पे बना ली और उसके बाद उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। जिस पैटर्न से उनकी फ़ीस बढ़नी शुरू हुई और तबाही फेर के रख दी। मैंने अपने बच्चे पढ़ाए हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, उनका जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर की फ़ीस है वो उन बच्चों से कम है जो O और A लेवल्स कर रहे हैं। उनकी मंथली 12,000 से 13,000 के दरमियान पड़ती है, जबकि OA लेवल्स में जो बड़े नेटवर्क हैं हमारे वो 20,000 25,000 तक चार्ज कर रहे हैं। फिर देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है उसकी, उसके फैसिलिटीज़ किस किस्म की है उसके वहाँ पे। तो फिर आप 20,000 भी ले, 25,000 भी ले, जब आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है। मुझे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ती है बाद में, उसके बाद बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आता है। रिजल्ट फिर मैनिपुलेशन करने के कहलादा है इसमें चीज़ें। एक बहुत बड़ा माफिया असल में बिल्ड हो गया है। लेकिन ये नहीं कहते कि सारे प्राइवेट इदारे इसी तरह से हैं। बहुत से प्राइवेट इदारे हैं, मेरे बच्चे पढ़े, ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी रिजनेबल फीस पे पढ़े और बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। जो पास आउट हो रहे हैं लोग, बच्चे जो आ रहे हैं मार्केट में, जो एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा रहे हैं, नौकरियों में भी आएंगे ऑब्वियसली। असल बात यह है कि गवर्नमेंट की जो रेट है वो नहीं है। दूसरी, पॉपुलेशन के मुताबिक हमने प्रायोरिटी, सब बुनियादी बात है, तरजीह जो है, क्या तालीम हमारी तरजीहात में है। हम पढ़ाना चाहते हैं इस कौम को, घोस्ट स्कूल जहाँ पे हो, घोस्ट उस्ताद हो, उनकी तनख्वाहें किसी वज़ीर या किसी और अफसर की जेब में चली जाएँ, तो वहाँ पर आप कितने सीरियस हो सकते हैं इस मामले के ऊपर? तरजीह नहीं है आपकी। अगर कहीं पे है भी तो उस पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दी जाती, फ़ंड नहीं दिए जाते, तो क्या होगा? स्कूलों में फिर भैंसें बनती हैं वहाँ पे। फिर हमारे यहाँ एक जो डेवलपमेंट के लोगों के काम करने के हवाले से सड़कें, नालियाँ, बिजली, स्कूल ये ज़रूर बनाना है जी गाँव में, चाहे वहाँ ज़रूरत है या नहीं है। अगर 4 गाँव 2, 3, 4 किलोमीटर के रेडियस में है भाई, एक अच्छा बड़ा स्कूल
کسی ایک جگہ پہ بنا دو اس کو، بجائے 4 جگہوں پہ آپ نے 10 سکول کھول دیے، وہاں پہ سٹاف آپ کا نہیں آتا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس پورے نہیں ہیں تاکہ ان کی اگر 10 اسٹوڈنٹ ایک جگہ پہ، ایک جگہ 5، ایک جگہ 8 ہیں، تو آپ اس ہر جگہ پہ نیا سکول کھول کے نیا خرچہ پیدا کر کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ پرابلمز کیا ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ بگیری صاحب، حل کرنے کے طریقے بھی ہمیں پتہ ہیں، پرابلمز کیا ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں، لیکن اس حکومت سے یا گزشتہ حکومتوں سے کرائے کون اور کیسے؟ نہیں دیکھیں، میں پہلے تو بات ہے کہ یہ چیز مس لیڈنگ ہے، یہ کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک اوور دا پرائیویٹ اسکول۔ وائی شوڈ دا گورنمنٹ ٹیک اوور دا پرائیوٹ اسکول؟ پرائیویٹ اسکول چلتے رہے اسی طرح، مل جل کے کر لے بھائی، چلائیں تو صحیح۔ مقصد سارا یہ ہے کہ آپ ان کو فری ہینڈ، دے شوڈ بی سب اوور سائٹ، کوئی کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح ایک فری فار آل معاملہ ہوا ہے کہ ایک بیبی کلاس کا جو مونٹیسری کلاس کا بچہ ہے اس کی بھی فیس جو ہے وہ 30-35,000 روپیز پر منتھ ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں گے جی یہ کیونکہ صرف ایلیٹ ہے، جو امیر لوگ ہیں پاکستان کے، انہی کے لیے پرائیویٹ اسکول بنائے گئے ہیں تو جناب وہی وہاں پڑھیں گے۔ آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ۔ مقصد سارا یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے، ہر چیز کی ریگولیشن ہو رہی ہے، ہمارے ادارے ہیں پاکستان میں، وہ علیحدہ بات ہے کو ان کا معاملہ صحیح امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہی اسپرٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، یہی اسپرٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ بھائی خدارہ ان کی جو اتنی ایگزوربیٹنٹ فیس یہ چارج کر رہے ہیں جس پہ کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہے، گورنمنٹ کو وہاں پہ بیچ میں آنا چاہیے۔ یہ کوئی ٹیک اوور کی یہاں بات نہیں کر رہا، تو اس پہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو پھر ان کا کوئی راستہ بھی دکھانا چاہیے۔ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ امپلیمنٹیشن بینچ بنایا جائے۔ اب ہر چیز کی امپلیمنٹیشن بینچ بنے پاکستان میں، فیڈرل گورنمنٹ کس لیے؟ دیکھیں دوسری بات کیا چیز ہے، چند دن میں نے سنا کہ یہاں پہ اپنا 18ویں ترمیم کے فالو اپ میں کہ ایک سٹینڈرڈ نیشنل کریکولم ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سکولز ہوں۔ ابھی اس کی بھی بڑی کنفیوژن ہے، فیڈرل لیول پہ کچھ اور ہو رہا ہے، پروونسز کچھ اور کر رہے ہیں، ایک کنفیوژن مچا ہوا ہے۔ تو دیکھو 18ویں ترمیم کو ان چیزوں کے حوالے سے اٹ ہیز ٹو بی ریوزٹڈ تاکہ یہ جو نارملیز ہیں اس میں یہ چیزیں دور کی جائیں۔ حلالی صاحب، یہ جو نااہل حکومت کہا گزشتہ روز سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو صحت کے معاملے پر، اب تعلیم کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مختلف صوبوں کی بھی اگر بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کی بھی بات کرتے ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بھی ہم نے بات کی، کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیا، تو پھر واٹس دا وے آؤٹ آپ کے نزدیک؟ میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ آپ ایک ایجوکیشن کور کو ریکروٹ کریں جس میں جو اس وقت پرائیویٹ سکولز میں بھی لوگ پڑھاتے ہیں ان کو بھی آپ اجازت دیں کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو کمپیٹ۔ ایک CSS ٹائپ امتحان ہو آن ایجوکیشن، جو آدمی امتحان لینا چاہتا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے ٹیچنگ کا وہ کریں، وہ آئیں، وہ امتحان لیں، اور جب وہ ریکروٹ ہوتے ہیں آپ ان کو وہ تنخواہ دیں جو وہ کہیں گے کہ اٹ از ورتھ آ وائل۔ کوئی اور ان کو زیادہ تنخواہ دے نہیں سکے گا، اور اگر 10-15% کا کمی زیادہ ہو اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، طریقے بنائیں، نظام بنائیں، تنخواہیں اچھی دیں، اصولوں کے مطابق چلائیں، کہیں سرکاری اسکول بھی چلیں گے اور ایکسلنٹ طریقے سے چلیں گے۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ بریک پہ ہمیں جانا ہے، بریک سے جب ہمیں واپس آنا ہے تو ہم بات کریں گے کشمیر کی، ہم بات کریں گے ٹو فیس ڈیول میں کہوں گی بھارت کی، کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کچھ کشمیر کی اور بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت جس کے نظریات افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے کچھ مختلف ہیں، اور وہی نظریات جب بات کرتے ہیں کشمیر کے تو وہ بالکل مختلف ہیں۔ اب بھارت کیا کہتا ہے، یہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں وہ، اور ان کے بھارت کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مذاکرات ہمارے شرائط پر ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھارت کو کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کی میز پر ان کو لے کر آنا چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے ان کے بڑے سافٹ کارنرز ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، شاید
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एक ये भी वजह है, वरना वो जो इतने दूर है आपसे उसका दुख तो आपको बहुत दिखाई देता है, लेकिन उसका आपको कोई एहसास नहीं है। हमारे साथ अच्छा ठीक है, मुझे बताया जा रहा है हमारी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद है। मिशाल, आपसे बल्कि आगाज़ करेंगे, कश्मीर की आवाज़ को जितना आपने उठाया, यासीन मलिक साहब ने उठाया, जितना हम सुनते हैं, लेकिन वो आवाज़ शायद उन कानों तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंचनी चाहिए, या पहुंचती भी है तो वो कान अपने बंद कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपने बात अभी की है अफगानिस्तान के बारे में, अगर आप भी देख लें कि ये पूरा जो खित्ता है, ये यहाँ पे अमन नहीं आया है कभी भी, लॉन्ग टर्म अमन। अफगानिस्तान भी एक जंगों से ही गुजरता रहा है, और मकबूजा जम्मू कश्मीर में तो एक बाकायदा एक दुश्मन की आर्मी वहाँ पे बैठी हुई है, ऑक्यूपेशन आर्मी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन फोर्स है, और जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये भी बहुत दफ़ा सुना हुआ है, एनालिसिस भी हुए हैं कि बहुत सी प्रॉक्सीज हिंदुस्तान ने वाया अफगानिस्तान खेली हैं पाकिस्तान के साथ। ऐसा ही है, इसलिए खेली हैं, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा है, इसलिए रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का साथ छोड़ दे, कश्मीरियों का साथ छोड़ दे, उनके हक की आवाज़ छोड़ दे। तो ये बहुत गहरा रिश्ता है अफगानिस्तान और कश्मीर का और पूरे रीजन का। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अफगानिस्तान का भी जो असल अमन का रास्ता है, वो रास्ता है कश्मीर के मसले से। जब तक ये हल नहीं होगा, लाख ये मुज़ाकरात की बातें वहाँ करते रहे, मगर जब तक ये जो रूट कॉज है इस रीजन की, जो इतनी बड़ी दुश्मनी हिंदुस्तान ने की हुई है कश्मीरियों से और पाकिस्तान के साथ, और वो उन्होंने एक प्लेइंग फील्ड बनाई होती है अफगानिस्तान के थ्रू, और अब अल्लाह करे कि मेरी पूरी बहुत दुआएं हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, वहाँ लोग सुकून से रहें, वहाँ पे अमन की फिजा में लोग सांस लें, और इसी तरह अल्लाह करे कि एक दिन आए कि दुनिया मुज़ाकरात के थ्रू जो हमारा, और ये भी दुआ करे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की क्या कह ले कि दुश्मनी में भारत से ना दोस्तियां बढ़ाए, क्योंकि हमारा एक मुस्लिम बरादर मुल्क है और ताल्लुकात हमारे और उनके अच्छे होने चाहिए, ना कि उनके और भारत के। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि ये तो हिंदुस्तान के अपने हक के में नहीं है, ये दुश्मनियाँ इतनी जो पाली हुई हैं हिंदुस्तान ने, इतनी पॉवर्टी है, लोग वहाँ पे मर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे होते हैं, इतनी गरीबी है वहाँ पे, लोगों के राइट्स डिप्राइव्ड हुए हैं, माइनॉरिटीज का क्या हाल है। तो वो अपने मुल्क इंडिया को संवारें, और ना कि पूरे, क्योंकि देखें आप दुश्मनी लेना, आप खुद भी सुकून में कभी नहीं रह सकते अगर आप दुश्मनी की पॉलिसी या रिवेंज की पॉलिसी या एक वॉर की पॉलिसी से चलते रहें, तो इस तरह कभी भी सुकून और प्रॉस्पेरिटी उस रीजन में आ ही नहीं सकती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का हिंदुस्तान को बहुत शौक है, एक बहुत बड़ी मार्केट समझता है अपने आप को, मगर लॉन्ग टर्म तो कभी भी यहाँ पे इनकी इकॉनमी फ्लरिश नहीं कर सकती जब इतना बड़ा बर्निंग फ्लैश पॉइंट है। और अफगानिस्तान का भी मसला टेबल पे जो बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मसला इस तरह हल नहीं होते, जितनी भी जंगें कर लें एंड में। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। और फाइनली अब अमेरिका ने भी ये रियलाइज़ किया है, पाकिस्तान से भी मदद की उम्मीद रखता है वो। हलाली साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो इस वक्त ताल्लुकात बढ़ाने, भारत हमेशा से ही ताल्लुकात अपने अफगानिस्तान के साथ जिस नीयत के साथ बढ़ा रहा है, और ये जो बयान देते हैं और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता। नहीं, इस आदमी के बारे में इस जो ये कहता है, मेरे ख्याल में हमें इग्नोर करना चाहिए। वेरी सिंपली मैं आपको बताता हूँ क्या ये कहता है कि तालिबान से बात करना है, मगर ये तो टीटीपी से बात कर रहा है ना, ये टीटीपी को आर्म कर रहा है, फंड कर रहा है, और कितने बातें करना है। तो अफगान तालिबान का अलग बात है। अच्छा, वो साथ साथ अफगान तालिबान के बारे में कहता है वो टेरर आउटफिट है। भाई, तो टेरर आउटफिट के साथ तुम बात करना चाहते हो? पहले तो कहता है हम कभी नहीं बात करेंगे। देखिए, इसका एक बड़ा दोस्त है जो नवाज शरीफ का भी दोस्त है, वो आया था, और इस वक्त हिंदुस्तान का वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये बिपिन का। बिपिन को उसने दुवाल उसका नाम है, उसने प्रमोट किया है। वो कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम टीटीपी और BLA और एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो खिलाफ है पाकिस्तान का, हम इस्तेमाल करेंगे। ये है उनका पॉलिसी। अब ये बिपिन जो कहता है या नहीं कहता है, मैं तो समझता हूं कि अफगान तालिबान ने लड़के हासिल किया है उनका इस वक्त जो मेयार है, और कश्मीरी, माय गॉड, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग लड़े हैं, दैट इज बेमिसाल मैं कहता हूं। और अब यशवंत सिन्हा वो कहा है वी हैव लॉस्ट कश्मीर, मैंने इसका इन कानों से सुना। तो मैं तो पूछना चाहता हूं, बीजेपी का फॉरेन मिनिस्टर एडमिट किया है
کہ وی ہیو لاسٹ کشمیر. تو اب یہ بپن سے پوچھیں کہ وہ تو ایڈمٹ کر دیا ہے, اب تم بتاؤ اس کو تم کیسے ہیونگ لاسٹ کشمیر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان کو مار سب کو قتل کر دینا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. یہ پھر بتائیں, پھر ہم ڈسکس کریں نا. ناٹ دیز ایڈیوٹک ریمارکس آف ہز کہ ٹی پی سے بڑی اچھی بات کریں مگر ٹی پی کو گلے لگائیں اور افغان طالبان سے بات کریں. صحیح ہے. فوجی کا جواب فوجی سے لے لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو انڈین آرمی چیف ہے نا, وہ تو نہایت ہی ان کی سٹرینج جو بڑی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس آتی ہیں. کبھی وہ زبانی طور پہ وربل سٹرائکس جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کے 2 ڈرون گر جاتے ہیں, اس کو بھی وہ ایکنالج کر لیتے ہیں, یہ ہمارے 2 ڈرون جو لائن آف کنٹرول کراس نہیں کیے وہ جناب ہمارے مار گرائے گئے ہیں. سرجیکل سٹرائک کی بات پر مودی صاحب جو ہیں لاجواب ہو جاتے ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کا جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ملک کو وہ کہتے ہیں کہ جی آل فارن فورسز شوڈ لیو افغانستان. وہ ایک اور قسم کی ان کی سٹرگل ہے. کشمیریز کی جو سٹرگل رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن, یہ تو ایک فریڈم سٹرگل, اس کا تو ڈائمنشن ہی اور قسم کا ہے اس کا. تو لہٰذا ان کے ساتھ کیا بات چیت ہے انڈین, وہ تو اپنا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہمارے کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, انڈین آکوپیشن فورسز شوڈ لیو انڈین آکوپائڈ کشمیر, اور وہاں پہ پلیبسٹ ہو جس طرح یونائٹڈ نیشن کی جو اپنا ریزولوشن اس کے مطابق. میرا خیال ہے جو انڈین آرمی چیف ہے وہ اس وقت کو ایسا کو عجیب سا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر مودی بھی چاہتے ہیں, اور الیکشن کا سال ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ حالات ٹینس ہو پاکستان کے ساتھ, پاکستان آرمی کے ساتھ, حالانکہ یہ وہ بھول رہے ہیں کہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. ابھی جو ادھر الیکشن ہوئے ہیں تو اس کا جواب تو ان کو مل گیا, جو لائن میں لے رہے ہیں ان کو جواب تو مل گیا. کرتارپور راہداری جو ہے that was a very good gesture from پاکستان. وہ تو بہت پاکستان کے اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے ایک بہت زبردست موو تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا مطلب یہ کہ انڈین آرمی چیف کو ذرا چاہیے کہ ذرا اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. جو ریکارڈ سوئسائڈز ہو رہی ہیں انڈین آرمی میں, سیکورٹی فورسز میں ریکارڈ وہاں پہ معاملات شروع ہو گئے ہیں جس میں ان کے اپنے سولجرز اپنے آفیسر پہ حملے کر رہے ہیں. پھر عجیب وہاں پہ مورل کی جو باتیں ہیں وہ ان کے سولجرز سامنے لے کے آ رہے ہیں, جو کہ میں یہاں پہ اسکرین پہ بات نہیں کر سکتا ہوں. تو ان کے اپنے انٹرنل حالات بڑے خراب ہیں. لیکن انڈین اپنا آکوپائڈ کشمیر میں بالکل ہیٹس آف ٹو اے ویری ہیروئک اسٹرگل بائی آر کشمیری بردرز, اور ہماری پوری مورل, پوری ڈپلومیٹک, پوری پولیٹیکل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے تحریک طالبان یا کوئی اور اینٹی پاکستان ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سٹیک ہو, ہماری کوئی پریزنس ہو. جب یو ایس فورسز نکل جائیں باقی فوج افغانستان سے, تو انڈین آرمی کا کوئی رول ہو, ان کے سیکورٹی فورسز کا, ڈسپائٹ دا فیکٹ دے آلریڈی ہیو سم پریزنس اوور دیر. اور یہ تمام اینٹی پاکستان گروپ داعش ہیں, ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو لہذا ان کی گیم جو ہے از ویری کلیئرلی انڈرسٹوڈ, ویری کلیئرلی نون ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. صرف پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ وہ کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں تو لہٰذا ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے انٹرنیشنل لیول جو کہ ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیپنگ ان مائنڈ کچھ افغانستان میں ان کے سٹیکس اور بھی ہے, چابہار کے حوالے سے, کچھ کاروبار کے حوالے سے, وہ چیزیں ایک اپنی جگہ, لیکن ڈیفینیٹلی دا میجر ریزن از پاکستان آف کورس. راؤ غالب صاحب آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ کیونکہ ابھی حلالی صاحب نے کہا کہ ہم کیوں اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. ہم امپورٹنس تو آرمی چیف کو نہیں دے رہے, لیکن جو بیانات آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے, اور اس سے ہم جج بھی کرتے ہیں کہ وہ سوچ کیا ہے وہاں کی. اب سوچ وہاں کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے اور ہر جگہ ایک پالیسی نہیں چلائی جا سکتی. ہماری پالیسی افغانستان کے لیے یہ ہے اور ہماری پالیسی کشمیر کے لیے یہ ہے, کشمیر جو ان کا اٹوٹ ٹنگ ہے. دیکھیں میں یہ وپن میاں کا جو بیان ہے بالکل جس طرح ہلالی صاحب یا بریگیڈیئر صاحب نے اس کے بارے میں جس طرح کہا, میرے بھی وہی خیالات ہیں. لیکن اس بیان کے بارے میں پرٹیکولرلی میں ایک بڑی حقیقت کا ادراک انہوں نے کیا ہے. اس بیان میں ایک بڑی حقیقت کا ادراک کیا ہے کہ وہ کشمیری قیادت سے یا کشمیری جو بھی وہاں فریڈم فائٹروں سے بات نہیں کریں گے. اس میں یہ ریکگنیشن ہے کہ یہ انڈیجنس فائٹ ہے, وہاں کے لوگ لڑ رہے ہیں, ان کے خلاف وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. تو جو پاکستان پہ 70 سال سے ملبہ ڈال رہے تھے, ایٹ لیسٹ اب وہ اس طرح سے وہ ڈال نہیں پا رہے, اس لیے اب انہوں نے اب تھوڑا سا راہ راست پہ آتے چلے جا رہے ہیں. 40-50 سال ہمارے کھاتے ڈال کے انہوں نے گزار لیے.
अब इंटरनेशनल UN की रिपोर्ट आ गई, लोग इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये इंडिजिनस स्ट्रगल है। वहाँ पे अब हर उनके अपने इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो वो नेचुरली उनको अब ये मानना पड़ेगा। अब ये जो जिन है पूरी तरह बोतल से निकल के उनके सामने खड़ा हो चुका है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान से बात करें, कश्मीरियों से बात करें, इस मसले के हल की तरफ जाएं, अदरवाइज ये अब बहुत सीरियस इशू होता चला जा रहा है। बहुत जरूरी है कि मुज़ाकरात के मेज पे आया जाए। राव खालिद साहब, चूंकि प्रोग्राम खत्म हो गया है, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, और यकीनन ये मसाइल जो है ये मुज़ाकरात से टेबल पर बैठकर गुफ्त शनीद से हल किए जा सकते हैं, और यही बेहतरीन तरीका है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।